हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जेई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं 2025 का, और चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। क्लास 12 का चैप्टर है ये। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन क्लास 12 जेई मेंस 2025 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है, द observed and normal molar mass of compound mx2 are 65.6 and 164 respectively. The percent degree of ionization of mx2 is, ये हमारा क्वेश्चंस है। तो हमें डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा का वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो अल्फा का वैल्यू हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं? तो पहले तो नॉर्मल मोलर मास दिया हुआ है और ऑब्जर्व्ड मोलर मास दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले आई वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आई का जो फार्मूला हो जाता है हमारा, नॉर्मल मोलर मास अपन एबनॉर्मल मोलर मास होता है। अब इस एबनॉर्मल मोलर मास को हम लोग ऑब्जर्व्ड मोलर मास भी बोल देते हैं। ऑब्जर्व मोलर मास भी हम लोग इसको बोल देते हैं। या आई वैल्यू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है। तो यहाँ पर दो फार्मूले हैं, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन के। क्लियर है दोस्तों? तो आई वैल्यू यहाँ पर दो फार्मूले की सहायता से आप लगा सकते हो। तो आई वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मल मोलर मास कितना दिया है? नॉर्मल मोलर मास दिया है 164 और ऑब्जर्व मोलर मास कितना दिया है? 65.6। तो आई वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जस्ट डबल से थोड़ा सा अधिक है। तो यदि इसका मान आ जाता है हमारे पास 2.5, तो आई वैल्यू हमारे पास निकल के आ गया कितना? 2.5। और हमारे पास मॉलिक्यूल्स किस प्रकार से दिया है? mx2। चलो इसको आयोनाइज करते हैं, क्योंकि हमें डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन निकालना है। तो mx2 मॉलिक्यूल को हमें क्या करना पड़ेगा? आयोनाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं मिटाता हूँ थोड़ा सा दोस्तों। तो फिलहाल तो हमारे पास जो आई वैल्यू निकल के आ गया वो 2.5 हमारे पास निकल के आ गया। अब हमको क्या करना है? हमको जो है यहाँ पर आई वैल्यू निकल के आ गया हमारे पास 2.5, हमने जस्ट वैल्यू यहाँ पर रखा हुआ है। अब अगला स्टेप है हमारे पास आयोनाइजेशन करना। तो आयोनाइजेशन किस प्रकार से करेंगे देखना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिटाता हूँ, आयोनाइजेशन करके दिखाता हूँ mx2 का। जब मैं इसको आयोनाइज करूँगा तो यहाँ पर ये मैं लिख सकता हूँ, mx2 बोला है ना, तो m2 प्लस प्लस ट्वाइस x माइनस, ये मैं लिख सकता हूँ। इनिशियली मैं बोल सकता हूँ इसका कंसंट्रेशन 1 होगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 होगा। और एट टाइम में बोल सकता हूँ t, यदि इसके अल्फा मोल बने होंगे तो इसके अल्फा मोल डिक्रीज हुए होंगे, और यहाँ पर मैं 2 अल्फा लिख सकता हूँ। और यहाँ पर आई वैल्यू आफ्टर आयोनाइजेशन या आफ्टर डिसोसिएशन कितना है? आफ्टर डिसोसिएशन में टोटल वैल्यू लिख सकता हूँ यहाँ पर 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। और बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन क्या है? 1 होगा। 1 प्लस 0 तो 1। तो यहाँ पर यदि मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो ये अल्फा से अल्फा कैंसल, 1 प्लस 2 अल्फा हो जाएगा। और 1 प्लस 2 अल्फा का मान कितना दिया हुआ है? 1 प्लस 2 अल्फा का मान 2.5 दिया हुआ है। तो 2 अल्फा का मान मैं 1.5 लिख सकता हूँ। और अल्फा का मान कितना लिख सकता हूँ? अल्फा का मान यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अल्फा का मान 1.5 अपन 2 लिख सकता हूँ। तो इसका मान आ जाएगा 0.75। अब 0.75
इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर 0.75 का मतलब होता है 75% यहाँ पर क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बताता है अल्फा वैल्यू, तो इसका मान निकल के आया 0.75, तो यहाँ पे 75% हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में पहले आई वैल्यू कैलकुलेट करना है, नॉर्मल अपन एबनॉर्मल, नॉर्मल वैल्यू दी हुई है, एबनॉर्मल वैल्यू दी हुई है, आई वैल्यू 2.5 निकल के आएगा। फिर हमें डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनाना पड़ेगा, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम में करते हैं क्लास 11 आयनिक इक्विलिब्रियम जैसे। तो mx2 m2 प्लस ट्वाइस x माइनस, तो हमने सिंपल यहाँ पर अल्फा 2 अल्फा वैल्यू यहाँ पर रखी, तो इसका टोटल मान 1 प्लस 2 अल्फा आया, 1 प्लस 2 अल्फा का मान 2.5 आया, तो यहाँ पे 2 अल्फा का मान 1.5 आ जाएगा और अल्फा का मान जो है यहाँ पर 0.75 निकल के आएगा, मतलब 75% आयोनाइज हुआ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ A2B is 30% ionized is an aqueous solution then the value of want half factor I is, I वैल्यू यहाँ पर भी हमें निकालना है और अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, अल्फा का मान 30% या 0.3 भी लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.3 भी मैं इसको लिख सकता हूँ। अब हमारे पास दिया हुआ है A2B प्रकार का मॉलिक्यूल्स। अब A2B प्रकार के मॉलिक्यूल्स को हमें आयोनाइज करना पड़ेगा, तो आयोनाइज इस प्रकार से कर सकता हूँ 2A प्लस B नेगेटिव। इनिशियली मैं बोल सकता हूँ इसका 1 मोल होगा, तो इसका 0 and 0 होगा। अब जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो यहाँ पर आयोनाइज हुआ होगा, तो एट टाइम मैं बोल सकता हूँ इसका 1 माइनस अल्फा, इसका 2 अल्फा और इसका मैं बोल सकता हूँ अल्फा। अब 2 अल्फा क्यों हुआ, 2 अल्फा सामने जो है स्टोइचियोमेट्री 2 है, सामने स्टोइचियोमेट्री 2 है, इसलिए यहाँ पर 2 अल्फा हुआ। अब आई वैल्यू जो है आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन में लिख सकता हूँ 1 प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, और बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन क्या होगा, इसका वैल्यू 1 प्लस 0 प्लस 0, तो यहाँ पर आई की जो वैल्यू आ जाएगी, ये अल्फा से अल्फा कट, तो आई की जो वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2 अल्फा हो जाएगी। आई की वैल्यू कितना हो गया, 1 प्लस 2 अल्फा हो गया। अब सीधी सी बात 1 प्लस 2 अल्फा वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में 0.3 दी हुई है, अतः यहाँ पर इंटू 0.3 करूँगा, तो यहाँ पे 1 प्लस 0.6 बराबर 1.6 आ गया। अब ये होगी आई की वैल्यू, आई की वैल्यू आ गई 1.6, या मैं इसको लिख सकता हूँ 16 इंटू 10⁻⁻1 भी लिख सकता हूँ। अब जिस फॉर्म में लिखने के लिए बोले उसी फॉर्म में ये आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है दोस्तों, यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट भी लग जाता है वांट हाफ फैक्टर में। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, सोडियम क्लोराइड इज एडेड to the ice at 0 degree centigrade present in the ice cream box to prevent the melting point of ice cream। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को ऐड किया जाता है आइस में और ये आइसक्रीम बॉक्स में रखा जाता है ताकि आइसक्रीम ना पिघले। ये हमारा पहला स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट बिल्कुल 100% करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, ऑन एडिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड टू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड देयर इज ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जी हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये भी हमारा स्टेटमेंट 2 भी जो है हमारा करेक्ट है, और जल्दी से आइस पिघलता नहीं है यदि हम उसमें सोडियम क्लोराइड ऐड कर दें तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कहाँ पर है, बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, तो मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस बाय 10 mm Hg। तो यहाँ पर कोई क्या है, सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में क्या ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिक्रीज हो जा रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टी एफ का मान जो है यहाँ पर कितना हो जा रहा है, 10 mm Hg हो जा रहा है। क्लियर है। और मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है।
और यहाँ पर हमको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यदि डिक्रीज 20 mm Hg हो जाए, डेल्टी एफ वैल्यू 20 mm Hg हो जाए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ XA पूछा है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन में। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो हमारे पास जो है फार्मूला है अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा, वेपर प्रेशर बोला है ना, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फार्मूला क्या लग जाता है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपन पी नॉट ए, ये हमारे पास फार्मूला है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ एक्स बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट ए माइनस पी ए। ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है वो किसके सीधे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके है, पी नॉट ए माइनस पी ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक्स बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इनिशियली प्रारंभिक स्टेट में 0.2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर डिक्रीज कितना हो रहा है, 10 mm Hg हो रहा है, 10 mm Hg। और तो पी नॉट ए माइनस पी ए ये क्या है, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कितना हो रहा है हमारा, 10 mm Hg हो रहा है। तो मोल फ्रैक्शन उस समय है 0.2। और यदि मैं इसको 20 mm Hg करूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा, 0.4। एक्स बी का मान कितना हो जाएगा, 0.4। तो हम लोग जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का मान तो पता चल गया है, तो हमें एक्स ए का मान कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे 1 माइनस एक्स बी लिख सकता हूँ, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा, 0.4। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 0.6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कहाँ पे है ऑप्शन, फोर्थ नंबर। तो चौथा नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मान जो है 0.6 निकल के आएगा। करेक्ट है दोस्तों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द गिवन प्लॉट्स ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचा हुआ है। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग depression in the freezing point of a solvent in a solution, solvent in a solution। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का करेक्ट ग्राफ बताना है। तो यहाँ पर आप बुक तो पढ़े होंगे, तो तीसरा और सेकेंड ये दोनों तो कट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ग्राफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का इस प्रकार से बनता है। अब हमें देखना है या तो पहला या तो चौथा, इन दोनों ऑप्शन पे गौर करना है। अब पहले ऑप्शन में देखो फ्रोजन सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्वेंट और सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, और चौथे ऑप्शन में ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो चौथा भी तो हमारा गलत हो जाएगा, इस प्रकार का ग्राफ तो बनता नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ ए सॉल्वेंट 50 gram of which contain 1 gram non-volatile solute and the decrease in freezing point is 0.40 Kelvin। What is the freezing point बोला है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे के एफ वैल्यू को जो है कैलकुलेट करने के लिए बोला है। सीधा सीधा क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में के एफ वैल्यू को जो है कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर के एफ वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे सीधा सीधा फार्मूला रखूँगा, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलिलिटी। अब देखो यहाँ पर डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 0.40 केल्विन। तो यहाँ पर डेल टी एफ का मान दिया है 0.40 इज इक्वल टू के एफ का मान हमें निकालना है, तो उसको रहने दो। मोलिलिटी, मोलिलिटी का फार्मूला होता है WB/MB इंटू 1000/V ग्राम। ये मोलिलिटी का क्या होता है, फार्मूला होता है। तो हमें क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना है। जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुटअप करूँगा तो के एफ इंटू WB का मान 1 दिया हुआ है, और मोलिकुलर वेट कितना दिया हुआ है, मोलर मास, मोलर मास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का क्वेश्चन में गिवन है 256 ग्राम। तो यहाँ पर 256 ग्राम इंटू 1000
अपन वी ग्राम वैल्यू कितना दिया हुआ है 50 ग्राम, ये देखो क्वेश्चन में ये भी मेंशन है 50 ग्राम ऑफ विच कंटेन 1 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो यहाँ पर हो जाएगा 50। अब इतने को हमें सॉल्व करना है सीधा सीधा 20 टाइम्स, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 0.40, क्या लिख सकता हूँ 0.40, पक्षांतर करो तो यहाँ पर 256 और ऊपर में क्या बचा है 20 इज इक्वल टू के एफ, इज इक्वल टू के एफ। क्लियर है दोस्तों, इज इक्वल टू के एफ यहाँ पर हो जाएगा के एफ। तो इतने को हमें सॉल्व करना है 0.40 इंटू 256 अपन 20, इतने को हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो जब मैं इतने को सॉल्व करूंगा ये पूरा सारा वैल्यू कट जाएगा। क्लियर है दोस्तों, अब जब मैं इतने को पूरा सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे के एफ का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा 5.12 आ जाएगा, और के एफ का यूनिट क्या होता है केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये हमारा यूनिट होता है। तो 5.12 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, जितने क्वेश्चन हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, और किस प्रकार से बनेगा ये भी आपको समझ में आया होगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को जो है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्यूचर में इस तरह से नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो जेई और नीट के क्वेश्चन आपके लिए लाते रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।